ये इस कहानी का 5th पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस कहानी नहीं देखी और चाहते हैं कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आए तो पहले वो देख ले। अब आगे बढ़ते हैं। टर्मिनस ग्रह पर एनेक्रियन जहाज आ चुके हैं। ट्रेंटोर पर क्या हो रहा है वो आने वाले वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हमारा ध्यान सिर्फ 2 कहानियों पर होगा, टर्मिनस ग्रह पर और अंतरिक्ष में गेल डोर्निक पर, जो 35 सालों से सो रही है और अब जाकर वो एक अंतरिक्ष यान में पहुंच गई। हमेशा की तरह शुरुआत गेल डोर्निक की आवाज से होती है। गेल कहती है कि बचपन में मेरी माँ मुझे ब्लैक होल्स के बारे में कहानियां सुनाती थी। मुझे डर तो लगता था क्योंकि ये यूनिवर्स की सबसे खतरनाक चीज है, मगर ब्लैक होल से भी ज्यादा डर मुझे इवेंट होराइजन से, यानी कि ब्लैक होल के करीब वो सीमा जिससे कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, उससे लगता था। एक बार आप उसमें फंस जाओ तो वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल आपको बाहर नहीं आने देगी और फिर बचना नामुमकिन है। इसके बाद हमें वो स्लीपिंग पॉड दिखाया जाता है जिसमें पिछले 35 सालों से गेल गहरी नींद में है और ये पॉड अंतरिक्ष में तैर रहा था। यहाँ से कहानी को उस समय में ले जाते हैं जब गेल ट्रेंटोर नहीं आई थी, ना ही उसे मैथ या नंबर्स में कोई दिलचस्पी थी। कहानी सिनिक्स ग्रह पर चली जाती है। एक समय था जब ये सिनिक्स बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी। यहाँ पहाड़ थे, जंगल थे, मगर समय के साथ समुद्र का पानी ऊंचा होने लगा और धीरे धीरे पूरा सिनिक्स एक समुद्र बन गया। इस बदलाव से पहले सिनिक्स में साइंस को समझना बुरा नहीं समझा जाता था। शुरू से ऐसा नहीं था। सिनिक्स पर काफी काबिल लोग भी रह चुके थे। उन्होंने ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए थे जिससे मानवता ने काफी विकास कर लिया था। तबाही के बाद बचे कुचे सिनिक्स वासी इस सब का दोष विज्ञान को ही देने लगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही बर्फ पिघल गई और ग्रह डूब गया। बची कुछ यूनिवर्सिटियां अब वीरान हो गई थी। सिनिक्स के लोगों ने एक नए धर्म को अपनाया जिसमें उनके ईश्वर का नाम स्लीपर था। उनका मानना था कि उनके गॉड सो रहे हैं और वो एक दिन जागेंगे। अगर कोई सिनिक्स वासी साइंस की बातें करता या वो अपने धर्म से भटक जाता तो उसे मौत की सजा हो जाती। इसीलिए गेल डोर्निक अपने घर को छोड़कर ट्रेंटोर पर आई। इस धर्म के लोगों को सीयर कहा जाता था। पहले तो गेल के माता पिता गेल से बहुत खुश थे क्योंकि अपने पिता की तरह अब वो भी चर्च की पादरी की सहायक थी। खैर उन्हीं दिनों में चर्च को खबर मिली कि उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी को सालों पहले बंद कर दिया था, कल रात वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। इसीलिए गेल को वहाँ छानबीन के लिए भेज दिया जाता है। गेल अपने कुछ साथियों को लेकर रात में वहाँ जाती है। अंदर उसे अपने एक पुराने टीचर मिलते हैं। वो वहाँ कुछ किताबों को चुरा रहा था। गेल उससे कहती है कि अगर सीयर्स को इस बारे में पता चला तो वो आपको मार डालेंगे। अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाए। मगर गेल का टीचर साइंस और गॉड को लेकर बहस करने लगता है। वो उसे कैली की बुक ऑफ फोल्डिंग दिखाता है और बताता है कि कैली ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस किताब को लिखने में। इसमें मैथ और साइंस की मदद से कुछ भविष्यवाणियां की गई थी जिसमें से कुछ हमारे ग्रह के बारे में भी थी। वो बताता है कि पानी का स्तर और बढ़ जाएगा। अगर हम अपने ईश्वर की तरह सोते रहे तो एक दिन हमारा ये ग्रह डूब जाएगा। गेल को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो कहती है कि ये सब बस किताबी बातें हैं और जब भी मुसीबत हम पर आती है वो ईश्वर की तरफ से हमारी परीक्षा है ताकि हम इस काबिल बन सके कि हमारे ईश्वर हमारे लिए एक दिन जाग जाए। टीचर कहता है कि आज तक हमने जो भी हासिल किया वो अपनी सोच समझ की वजह से किया, ना कि उस ईश्वर की मदद से जो सो रहा है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि गेल के साथी वहां आकर टीचर को पकड़ लेते हैं और गेल रोते हुए वहां से निकल जाती है। अगले दिन उस बुजुर्ग इंसान को सबके सामने पेश किया जाता है जहां उसकी बगावत के लिए उन्हीं किताबों के साथ उसे डुबाकर मार दिया जाना था। मरने से पहले वो कहता है कि मेरी मौत से कुछ भी बदलेगा नहीं। मैंने जो कहा है वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये दुनिया डूब जाएगी, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें नहीं बचा सकता, सिर्फ विज्ञान बचा सकता है। मेरी बातें याद रखना। इसके बाद उसे पानी में फेंक दिया जाता है। दिल ही दिल में गेल बहुत दुखी थी और वो ये भी जानती थी कि उसके लोग अंधविश्वासी है। रात होने पर गेल पानी के अंदर जाती है जहाँ पर उस इंसान को डुबाया गया था। वो कैली की बुक यानी कि द बुक ऑफ फोल्डिंग निकाल लेती है। उस टीचर की बातों का असर गेल पर हो चुका था और ये वो समय था जहां गेल का एक धार्मिक इंसान से एक मैथमेटिशियन का सफर शुरू हुआ। हर दिन वो उसे समझने की कोशिश करती, यहाँ तक कि वो इतनी काबिल बन गई कि एक दिन उसने हैरी सेल्डन के उस मुश्किल सवाल का जवाब निकाल लिया, यानी एब्रेक्सिस का, जिसे पिछले 5 सालों में कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था। कई दिनों की मेहनत के बाद गेल इसमें कामयाब हो गई, जिसके बाद वो गांव के 2 आदमियों को रिश्वत देकर अपना काम हैरी सेल्डन को भेज देती है। कुछ दिनों के बाद उसे सेल्डन की तरफ से एक जवाब मिला जो उसे ब्रेक्सिस सॉल्व करने पर मुबारकबाद देता है और कहता है कि अगर तुम ट्रेंटोर पर मेरी मेहमान बनकर आओगी तो मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी। जैसे जैसे गेल नंबर्स को समझ रही थी वो अपने ग्रह के बारे में और जान रही थी, बल्कि उसने तो ये भी भविष्यवाणी कर दी कि सिनिक्स भी डूबेगा, मगर ये बात वो खुलकर थोड़ी ना बता सकती थी। इस बात से गेल बहुत खुश थी
कि खुद हैरी सेल्डन ने उसे ट्रेंटोर पर बुलाया है, मगर गांव में ये खबर फैल चुकी है कि यहाँ से कोई ट्रेंटोर से संपर्क में है। इसलिए गेल अपने माता पिता को सच बता देती है कि हैरी ने उसे ट्रेंटोर पर बुलाया है। उसकी बातें सच है, अगर हमने कुछ ना किया तो हम अपने ग्रह को बचा नहीं पाएंगे। और ये स्लीपर के शब्द नहीं है, बल्कि मैथ के है। सिनिक्स वासियों को ट्रेंटोर से नफरत थी, वो उसे मशीनी दुनिया कहा करते थे। गेल के पिता बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा कि तुम मर ही जाती। गेल के लिए ये दुख भरा लम्हा था। अगले दिन वो अपने चेहरे से वो मोतिया भी निकाल लेती है जो उसके शेयर होने की पहचान थी। और अब हमें वो समय दिखाया जाता है जो हमने इस कहानी के सबसे पहले एपिसोड में देखा था, जब वो सिनिक्स को छोड़कर ट्रेंटोर पर जा रही थी हैरी सेल्डन के पास। आगे की काफी कहानी हमें पता है, जब तक गेल को रैश ने स्लीपिंग पॉड में नहीं डाला। और इन 35 सालों में क्या क्या हुआ फाउंडेशन वालों के साथ, वो भी अब थोड़ा बहुत हम जानते हैं। अब कहानी प्रेजेंट की दिखाई गई है, यानी 35 साल बाद वाली कहानी। हम अंतरिक्ष में गेल को स्लीपिंग पॉड में देखते हैं। ये पॉड एक बड़े से अंतरिक्ष यान के करीब पहुंच जाता है। ऑटोमेटिकली वो उसमें एंटर भी हो जाता है, जैसे ये इसी के लिए डिजाइन किया गया हो। स्लीपिंग पॉड जब इस यान से जुड़ जाता है तो वो धीरे धीरे खुलने लगा और देखते ही देखते गेल भी गहरी नींद से जाग जाती है। अभी तक उसे नहीं पता कि वो 35 साल से सो रही है। जब वो खुद को थोड़ा संभालती है तो उसे पता चलता है कि जहाज में उसके अलावा कोई भी नहीं है। वो सामने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। कंप्यूटर एक खास इंसान की अनुमति मांग रहा था। गेल बहुत चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। फिर गेल को पॉड में पड़ा एक चाकू दिखता है। ये वही हथियार है जिससे रैश ने हैरी का खून किया था। गेल उस चाकू की मदद से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तब अचानक से ये चाकू मैग्नेट की तरह दरवाजे से चिपक जाता है। इसी के साथ दरवाजा खुल गया। असल में ये चाकू ही इस दरवाजे की चाबी थी। दरवाजा खुलने पर कंप्यूटर रैश को वेलकम कहता है, यानी कि कंप्यूटर के डेटा में रैश की इंफॉर्मेशन है, न कि गेल डॉर्निक की। गेल कंप्यूटर से पूछती है कि जहाज के बाकी लोग कहाँ हैं, तो उसे पता चलता है कि वो जहाज पर इकलौती इंसान है। इस पर गेल कहती है कि वो लुइस को संदेश भेजना चाहती है, मगर कंप्यूटर रैश के अलावा किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा था। गेल को लग रहा था कि वो इस पॉड में पिछले कुछ घंटों से थी, मगर जहाज के कंप्यूटर से ये जानकर उसे काफी हैरानी हुई कि पिछले 35 साल से वो सो रही थी। गेल बार बार संदेश भेजने की कोशिश में लगी थी, मगर कंप्यूटर ऑथोराइजेशन की मांग कर रहा था। असल में ये सिस्टम गेल के लिए नहीं बनाया गया था, रैश के लिए बनाया गया था। अब गेल थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचती है और फिर कंप्यूटर से टर्मिनस ग्रह की जनसंख्या के बारे में पूछती है। ये जानकर गेल को काफी खुशी हुई कि उसके लोग टर्मिनस पर आबाद हो चुके हैं, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली उसे जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए गेल अकल का इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली उससे सवाल पूछने लगी। धीरे धीरे वो जानकारी इकट्ठा कर रही थी। फिर वो हैरी सेल्डन की मौत के बारे में सर्च करती है। उसे लुइस की एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है जिसमें वो हैरी सेल्डन की मौत की खबर सुनाता है। कहता है कि आज हैरी सेल्डन को कत्ल कर दिया गया और कातिल उसका अपना सौतेला बेटा रैश है। इस साजिश में गेल डॉर्निक भी शामिल थी, जो फरार हो चुकी है। एक और वीडियो फाइल में रैश से इस बारे में पूछा जा रहा था कि उसने हैरी सेल्डन को क्यों मारा। क्या उसे इसके लिए उकसाया गया था, डराया गया था, क्या वजह थी? रैश सिर्फ कहता है कि गेल बेगुनाह है, जो भी किया है मैंने किया है। लुइस उसके आखिरी शब्द पूछता है तो रैश कहता है कि इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, जानता हूँ, मगर जो भी हो जाए हमें अपने मकसद से भटकना नहीं है। लुइस वजह पूछने की बहुत कोशिश करता है, मगर रैश खामोश रहा। इसके बाद उसे मौत की सजा दी जाती है। उसे स्पेस में फेंक दिया जाता है। हैरी सेल्डन के आखिरी वसीयत के मुताबिक उसकी लाश एक खास तरह के ताबूत में रखी जाती है, जो उसने खुद डिजाइन किया था, और उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रैश के आखिरी शब्द गेल डॉर्निक के लिए थे। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में रैश ने कहा भी था कि चाहे इस पहेली के कुछ टुकड़े गायब भी क्यों ना हो, मगर मुझे यकीन है तुम इसे समझ जाओगी। ये सब देखने और जानने के बाद गेल बिल्कुल टूट जाती है। हैरी भी मर गया, रैश भी नहीं रहा जिससे वो प्यार करती थी, और फाउंडेशन वाले अब उसे दोषी समझ रहे हैं। गेल के लिए तो कोई उम्मीद बची ही नहीं, इसलिए वो खुद को मारने का फैसला करती है। एक ब्लेड लेती है और इससे पहले कि वो अपना किस्सा खत्म कर दी थी, उसे एक झटका महसूस हुआ। वो गिर जाती है। असल में जहाज की स्पीड कम होने लगी थी। तब गेल को अपनी टीचर की बात याद आती है कि इंसानियत की तबाही के बाद हम दूसरा जन्म लेंगे। हम तबाही को नहीं रोक सकते, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि उस तबाही के असर को कैसे कम करना है। वो खुद को संभालती है और वापस से कंप्यूटर के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या अभी अभी तुमने रास्ता बदला? कंप्यूटर हाँ में जवाब देता है। गेल इसका मतलब समझ चुकी थी कि वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और लैंडिंग की तैयारियां हो रही है।
स्पीड को कम किया गया था। गेल पूछती है कि हम कहाँ लैंड करने वाले हैं। कंप्यूटर जानकारी नहीं देता। गेल अपना दिमाग लगाती है। वो अपने मैथ और नॉलेज का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से कुछ सवाल पूछती है, जिससे वो अपनी लोकेशन जानने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे सही जानकारी नहीं मिलती। असल में ये कंप्यूटर और शिप दोनों ही रेश के लिए डिजाइन किए गए थे, मगर गलती से उस दिन गेल कमरे में आ गई तो रेश ने गेल को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया और उसे स्लीपिंग पॉड में भेज दिया, वरना आज गेल की जगह रेश यहाँ होता। क्योंकि इसमें कंप्यूटर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, तो ये जानने के लिए उसे जहाज से बाहर जाना पड़ा। वो स्पेस सूट पहनकर जहाज से बाहर आती है, तब उसे पता चलता है कि वो हेलिकॉन ग्रह की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो फौरन जहाज में वापस आई और कंप्यूटर से बात करती है। कहती है कि मुझे पता है हम हेलिकॉन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो हैरी सेल्डन का होम प्लेनेट है। वहाँ के लोगों को लगता है कि मैंने उसे मारा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, अपना रास्ता बदलो। मगर कंप्यूटर कोई जवाब नहीं देता। तभी गेल को वहाँ पर हैरी सेल्डन का शरीर दिखता है। वो हैरानी से देखने लगी और यहीं पर सीन कट। आने वाले वीडियो में हम जान पाएंगे कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। अब आपको ले चलते हैं टर्मिनस ग्रह पर, क्योंकि वहाँ के हालात काफी खराब है। फेरा के लोग हमले की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो फाउंडेशन वालों का गांव सुरक्षित था, क्योंकि चारों ओर एक सुरक्षा कवच था। सेल्वर को तो शुरू से ही शक था कि इनेक्रियन सिर्फ हम पर हमला करने के लिए नहीं आए। सेल्वर और ह्यूगो देखते हैं कि फेरा के लोग अपने घातक हथियार को छुपा देते हैं। ह्यूगो कहता है कि इन्हें तो पता है हम इन्हें देख सकते हैं, तो फिर ये हथियार छुपाने की जरूरत क्यों है। तो सेल्वर कहती है कि ये हथियार हमसे नहीं छुपा रहे, इनका मकसद कुछ और है। इसके बाद ये चारों तरफ से सुरक्षा कवच पर हमला करते हैं, मगर ये काफी मजबूत था, इसे तोड़ना आसान नहीं। सेल्वोर अपने साथियों से कहती है कि ये सब बस हमें डराने के लिए है, इसलिए पीछे मत हटना। सेल्वोर फेरा के साथी रोवर से कहती है कि तुम्हारा खेल जल्द ही खत्म होने वाला है, चाहे हमारे पास हथियार कम ही क्यों ना हो, मगर तुम हमसे ज्यादा बेसब्र हो और ज्यादा डरे हुए भी, और डरे हुए लोग हमेशा गलतियां करते हैं। तभी वो आसमान में देखते हैं कि एक इंपीरियल जहाज वहां पहुंच चुका है। याद होगा आपको, प्रीवियस कहानी में सम्राट डस्क ने अपने एक जहाज को यहाँ भेजा था। इंपीरियल जहाज पर दिखाया जाता है कि कमांडर डॉर्वेन का क्रू उसे इनेक्रियन जहाजों की खबर देता है। कमांडर फाउंडेशन वालों से संपर्क करता है। लुइस को जब खबर मिली तो फेरा ये सब सुन लेती है और घबराने के बजाय वो खुश थी, मानो जैसे यही उसका प्लान हो। लुइस कमांडर से बात करता है, साथ ही वो सेल्वोर से भी बात करता है। सेल्वोर बताती है कि इनेक्रियंस ने हम पर हमला किया है। वो जानते थे कि इस हमले की वजह से एम्पायर हमारी मदद करने आएगा, और वैसा ही हुआ। इसलिए जब तक हम ये जान ना ले कि इनेक्रियंस आपसे क्या चाहते हैं, तो आप अपने जहाज को ग्रह से थोड़ा दूर ही ले जाए। कमांडर पूछता है कि वो ये सब कैसे जानते हैं, तो लुइस बताता है कि इनेक्रियन की लीडर फेरा उनके कब्जे में है, जिस पर कमांडर आदेश देता है कि तुम लोग फेरा को फाउंडेशन टावर में ले जाओ, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। सेल्वर उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, मगर उसकी बात बीच में ही कट जाती है, क्योंकि रोवर ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उनके लोकल नेटवर्क को जैम कर दिया था। ह्यूगो से बात करते हुए सेल्वोर समझ जाती है कि फेरा टावर क्यों जाना चाहती थी, ताकि वो सुरक्षा कवच को बंद कर सके। असल में इस कवच को ऊर्जा वहीं से मिल रही है, उस टावर से। उन्हें रोकने के लिए सेल्वोर कैंप की तरफ वापस आती है, जहां उन्होंने फेरा को रखा था, मगर उसके लोग फेरा को वहां से ले जा चुके थे। वहां दूसरी तरफ फेरा तबीयत खराब होने का नाटक कर रही थी। वो अपनी नकली आंख निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें अपने वार्डन की बात सुन लेनी चाहिए थी। उसकी आंख में एक डिवाइस थी जिससे टावर में एक ब्लास्ट होता है, और इस तरह फाउंडेशन का वो सुरक्षा कवच बंद पड़ जाता है। इनेक्रियंस जीत के नारे लगाते हैं। गांव पर फेरा के लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सेल्वोर फेरा को पकड़ने जाती है तो देखती है कि फेरा ने उसकी माँ को पकड़ लिया है। वो धमकी देती है कि अगर तुम आगे आई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी। सेल्वोर अपनी माँ को नीचे बैठने का इशारा करती है। ऐसा करते ही सेल्वोर फेरा पर गोली चलाती है, मगर वो बचकर भाग गई। किसी तरह सेल्वोर उस तक पहुंच जाती है और दोनों में एक लंबी फाइट भी चलती है। सेल्वोर फिर से फेरा को पकड़ लेती है, लेकिन इतने में फेरा के साथ ही उसकी माँ को बंदी बनाकर ले आते हैं। जिसके बाद फेरा सेल्वोर को बाहर का नजारा दिखाती है और पूछती है कि बताओ तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं। मुझे भी ऐसे ही तकलीफ हुई थी जब मेरी आंखों के सामने ही हमारे मासूम लोग मर रहे थे। सेल्वोर कहती है कि अगर इनेक्रियन के लोग मासूम थे तो टर्मिनस के लोग भी मासूम है। तुम हमें सम्राट के फैसले की सजा नहीं दे सकती। फेरा कहती है कि टर्मिनस के लोग निर्दोष नहीं हैं। ये जगह हैरी सेल्डन की निशानी है और हम हैरी सेल्डन से जुड़ी हर चीज को तबाह कर देंगे, क्योंकि हैरी ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी वजह से साम्राज्य ने हम पर हमला किया। हैरी की वजह से हमारी पूरी दुनिया जल गई। उसी ने ये आग लगाई थी, उसी ने शुरुआत की थी।
वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल जहाज जब टर्मिनस पर होने वाली तबाही देखता है तो कमांडर जहाज को लैंड करने के आदेश देता है और जैसे ही जहाज थोड़ा करीब आया फिर अपने आदमी को कहती है कि काम पूरा करो, जिसके बाद वो उस बड़ी सी तोप की मदद से जहाज पर हमला करते हैं। असल में ये हथियार इंपीरियल शिप के क्रू को नजर नहीं आया क्योंकि इसे छुपाया गया था और देखते ही देखते एक बहुत बड़े धमाके से वो पूरा जहाज बर्बाद हो जाता है। वो टर्मिनस पर क्रैश हो गया। ये तबाही देखकर सेलबोर्ड फेरा से पूछती है कि क्या ये सब करके तुम्हें इंसाफ मिल गया, जिस पर फेरा कहती है कि मेरा दर्द कम तो हुआ है। फेरा का आदमी बोलता है कि इसे मार दो, लेकिन फेरा कहती है कि हमें प्लान के मुताबिक चलना होगा, जिसके बाद वो सेलबोर्ड को मुक्का मार के बेहोश कर देती है। अंधेरा छा जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड।